हाय, मैं दीपक श्रीवास्तव आपके अपने YouTube चैनल स्टेप बाय स्टेप क्लासेस आरा पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अब हम लोग लिटरेचर की पढ़ाई शुरू करेंगे, यानी अब साहित्य की पढ़ाई शुरू करेंगे। वास्तव में जो 100 मार्क्स का इंग्लिश है आपका, उसमें लिटरेचर की 2 किताबें पढ़नी है। उसमें लिटरेचर की आपको 2 किताबें पढ़नी है। पहला किताब जिसके बारे में अभी चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, जिसका नाम रेनबो पार्ट 2 है। और दूसरी एक किताब है जिसका नाम स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। आपके एग्जाम में 100 मार्क्स में लिटरेचर से कुल 45 मार्क्स के प्रश्न आते हैं, यानी जो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा उसमें 45 अंक के साहित्य से, यानी कि आपके पुस्तक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज जो पुस्तक शुरू करने जा रहे हैं, जो किताब लिटरेचर की शुरू करने जा रहे हैं, उसके बारे में बता दूं आपको कि ये जो किताब रेनबो पार्ट 2 है, इसमें 2 सेक्शन है, एक प्रोज और एक पोएट्री। प्रोज और पोएट्री दोनों से, प्रोज से 15 मार्क्स के और पोएट्री से 15 मार्क्स के, यानी कि कुल मिलाकर इस पुस्तक से आपके 30 अंक के प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। तो आज हम लोग प्रोज सेक्शन की शुरुआत करेंगे। प्रोज का मतलब जिसमें कहानियों का संग्रह होता है और पोएट्री में कविताओं का संग्रह होता है, ठीक है। तो आज हम लोग प्रोज की शुरुआत करेंगे। प्रोज में जो हमारा पहला लेसन होगा उसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन उसे शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने पास नोटबुक और एक कलम अवश्य रखें, ताकि जो भी वर्ड आपको टफ मिले, डिफिकल्ट मिले, कठिन मिले, जिसको आप नहीं जानते हो, उसको आप अपने नोटबुक पर उतार लें, लिख लें, जो आगे मदद करेगा आपको। जो आगे कभी आप भूल जाएंगे तो उस नोटबुक पर लिखे हुए वर्ड मीनिंग के आधार पर उस पूरे किताब का आशय, अर्थ, उसका हिंदी आप आसानी से समझ सकते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वीडियो को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब से ऑप्शनल हो गए हैं, जब से ऑप्शनल एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, तो वो इनसाइड ज़्यादा दे रहा है। इनसाइड का मतलब किताब के अंदर से कोई भी प्रश्न पूछ दे रहा है, जिसके 4 वैकल्पिक उत्तर दे रहे हैं अपने से, उसमें से कोई एक उत्तर आपको चुनना होता है। तो ऑप्शनल आपके किताब में तो दिया नहीं, लेकिन वो इनसाइड आपके किताब के स्टोरी में से निकाल ले रहा है। मतलब जो आपके एक्सरसाइज दिए उसमें कहीं ऑप्शनल कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप जो पढ़ेंगे कहानी, जो भी स्टोरी पढ़ेंगे, जो भी प्रोज पढ़ेंगे, जो भी पोएट्री पढ़ेंगे, उसी से वो ऑप्शनल खुद से बना लेता है। तो अगर आप बढ़िया से प्रोज समझ जाएंगे, बढ़िया से पोएट्री समझ जाएंगे, तो जो भी इसके अंदर से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो आराम से आप उसका उत्तर बिना याद किए दे देंगे, अगर आप इसे समझ लेंगे तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर दिखेगा लेसन 1 प्रोज का, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आपको दिख रहा होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये प्रोज का पहला लेसन है हमारा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका अर्थ हुआ, इंडियन का मतलब भारतीय, सिविलाइजेशन का मतलब नागरिकता, और कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। इसके राइटर है महात्मा गांधी। तो पहला लाइन पढ़ रहे हैं हम, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम। आपके एग्जाम में ऑप्शनल दे सकता है, 1 वर्ड दे सकता है। तो मोहनदास करमचंद गांधी, ब्रैकेट में दिया है 1869-1948, ब्रैकेट में दिया है 1869-1948। मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था, मृत्यु 1948 में हुई थी। मोहनदास करमचंद गांधी पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। मतलब क्या? मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलरली का मतलब लोकप्रियता से जाने जाते थे। किसके नाम से? तो उन्हें या तो बापू कहा जाता था, या उन्हें राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्र के पिता यानी राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता था। यानी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था 1869 में, मृत्यु हुई थी 1948 में। लोकप्रियता से लोग इन्हें बापू कहते थे या राष्ट्रपिता कहते थे। आगे चलते हैं। वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। यह एक राजनीतिक से ज्यादा
एक आध्यात्मिक नेता थे। जो मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जो थे, वो एक राजनीतिक से ज़्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। स्पिरिचुअल, स्पिरिट से बना, स्पिरिट का मतलब होता है अध्यात्म, और स्पिरिट से बना क्या, स्पिरिचुअल, जिसका मतलब होता है आध्यात्मिक। ही सक्सेसफुली यूज्ड truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence। ध्यान देंगे, ही किसके लिए आया है, मोहनदास करमचंद गांधी के लिए आया है। वह सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक, यूज्ड मतलब प्रयोग किए थे, इस्तेमाल किए थे, किस चीज को, तो ट्रूथ, सच्चाई को, एंड नॉन वायलेंस, और अहिंसा को। महात्मा गांधी सफलतापूर्वक इस्तेमाल किए थे सच्चाई को और अहिंसा को, किस तौर पर, तो एज द चीफ वीपन्स, अपने मुख्य हथियार के तौर पर। वीपन्स का मतलब होता है हथियार, मुख्य हथियार के तौर पर, किसके लिए, तो अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के विरुद्ध, किसी के विपक्ष में, किसी के खिलाफ, किसके विपक्ष में, किसके विरुद्ध, तो द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो ब्रिटिश शासन थी भारत में, उसके खिलाफ इनके पास एक जबरदस्त हथियार था। वो क्या था, तो सच्चाई और अहिंसा। एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और वही हथियार इनको मदद किया क्या करने के लिए, तो भारत को स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए। पूरा पैरा फिर से एक बार पढ़ते हैं, शुरू से हिंदी बताते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था 1869 में, मृत्यु हुई थी 1948 में। लोकप्रियता से लोग इन्हें बापू कहते थे या राष्ट्रपिता कहते थे। यह एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। सफलतापूर्वक इनके पास हथियार के रूप में एक सच्चाई और एक अहिंसा थी, जिसका प्रयोग ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ करते थे, और वही हथियार इनको मदद किया भारत को दिलाने के लिए, क्या, तो स्वतंत्रता दिलाने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए। आगे देखते हैं। फ्रॉम 1915 1915 से टिल 1948, टिल मतलब तक, 1915 से 1948 तक, 1915 से 1948 तक, ही कंप्लीटली, यह पूरी तरह से, 1915 से 1948 तक वह पूरी तरह से कंप्लीटली डोमिनेटेड। डोमिनेटेड का मतलब क्या होता है, तो डोमिनेटेड का मतलब लिखा हुआ डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, पूरी तरह से प्रभुत्व, अपना अधिकार दिखाए थे, किसके प्रति, तो भारतीय राजनीति के प्रति। वो पूरी तरह से प्रभुत्व दिखाए थे भारतीय राजनीति के प्रति, कब, 1915 से लेकर 1948 तक। ही डाइड एट द हैंड ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को इन्हें एक कट्टरपंथी के द्वारा मार दिया गया। फैनेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथी, एक नृशंस, यानी कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का निधन हो गया। किसके द्वारा, तो एक फैनेटिक लिखा हुआ, फैनेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथी, नृशंस। हिज ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी एक्चुअली में बायोग्राफी काफी फेमस वर्ड है। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, और लेकिन जो खुद से जो स्वयं अपने बारे में लिखते हैं उसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में, आत्मकथा। हिज ऑटोबायोग्राफी, इनकी जो आत्मकथा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इनकी जीवनी लिखी हुई एक पुस्तक है, जिसका शुद्ध हिंदी हो गया कि मेरा सत्य के साथ परीक्षण। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इनकी जो आत्मकथा लिखी हुई किताब थी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जिसका अर्थ हुआ मेरा सत्य के साथ परीक्षण। एंड द न्यूमरस आर्टिकल, और कहता है क्या, एंड द न्यूमरस आर्टिकल, न्यूमरस आर्टिकल का मतलब, तो न्यूमरस का मतलब होता है बहुत, अधिक मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, असंख्य। आर्टिकल्स का मतलब होता है निबंध। तो कहता है कि ज्यादा मात्रा में, बड़े तादाद में जो निबंध, लेख जो ये लिखते थे, किसके लिए, तो एक मैगजीन था, बड़ा ही फेमस एक मैगजीन था, यंग इंडिया। एंड द स्पीचेज, और जो भाषण जो देते थे, जो ये भाषण देते थे अलग अलग अवसरों पर, ऑन डिफरेंट ओकेजन, अलग अलग अवसरों पर जो ये भाषण देते थे, रिवील हिम नॉट ओनली, रिवील का मतलब होता है जिसमें दिखाना, जिसमें ये दिखाते थे, व्यक्त करते थे अपने आप को, क्या, नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, ये अपने आप को एक अच्छे, एक वास्तविक विचारक नहीं दिखाते थे, बट ऑल्सो एक ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, बल्कि ये थे क्या, एक ग्रेट का मतलब बड़े, महान, मास्टर का मतलब पुजारी, किस चीज के, तो चेस्ट का मतलब होता है शालीनता के। फिर से ध्यान देंगे, 1915 से लेकर 1948 तक ये पूरी तरह से प्रभुत्व दिखाए थे
ये पूरी तरह से अधिकार रखे थे भारतीय राजनीति पर, और इनकी हत्या 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी के द्वारा कर दी जाती है। इनकी आत्मकथा माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जिसमें ये बहुत सारे लेख निबंध लिखे हुए हैं, दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया। और ये किसके, यंग इंडिया एक इनकी मैगजीन थी, एक इनकी पत्रिका थी, जिसमें ये क्या करते थे कि जो भी अलग अलग अवसरों पर, ओकेजन पर ये स्पीच देते थे, वो उसको दिखाते थे। और ये ये नहीं कभी करते थे कि एक अच्छे विचारक हैं, बल्कि ये बताते थे कि इनके अंदर शालीनता है, इनके अंदर सिंप्लिसिटी है। आइडियोमेटिक इंग्लिश, साथ ही साथ आइडियोमेटिक इंग्लिश का मतलब हो गया मुहावरेदार अंग्रेजी। आगे देखेंगे। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी बात कर रहे हैं साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन, जो भारतीयों की जो धरातल की आवाज है, जो भारतीयों की धरातल की आवाज है, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड the successfully withstood the passage of time, which has successfully withstood the passage of time। तो सक्सेसफुली withstood the passage of time कहता है क्या कि गांधी जी सबसे पहले बात कर रहे थे कि भारतीय नागरिकता जो थी, उसके भारतीय नागरिकता की धरातल की आवाज के बारे में बात कर रहे थे। विच है, जो कि पासेज ऑफ टाइम मतलब समय बीतते गया फिर भी वह सफल हो गया। जो हमारी भारतीय नागरिकता थी, जिसकी धरातल की आवाज के बारे में गांधी जी चर्चा कर रहे हैं कि समय बीतने के बाद भी वो कभी असफल नहीं हुआ, हमेशा अग्रसर रहा। आगे कहते हैं द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो हमारी पश्चिमी सभ्यता है, विच हैज द टेंडेंसी, जिसका प्रवृत्ति था कि टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी cannot match the Indian civilization that elevates the moral beings। कहते हैं क्या कि जो पश्चिमी सभ्यता थी, जिसका प्रवृत्ति क्या था, जिसका विचार क्या था कि किसी तरह भौतिकता को बढ़ावा दे, जो कि कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, जिसकी कोई तुलना नहीं, कोई समानता नहीं, कोई किसी तरह से मैच नहीं किया जा सकता था भारतीय नागरिकता का। दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, जो कि बढ़ावा देता है किस चीज को, तो हमारे नैतिक स्वभाव को। जो बढ़ावा देता है किस चीज को, हमारे नैतिक स्वभाव को। फिर से एक बार देखते हैं, लास्ट वाली लाइन को फिर से एक बार देखते हैं कि इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति का, जिसमें गांधी जी किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो गांधी जी का बात करने का मुद्दा क्या है कि वो भारतीय नागरिकता के धरातल की आवाज के बारे में बात कर रहे हैं, जो समय बीतने के बाद भी, समय बीतते जाता है, समय पासेज होते जाता है, पासेज ऑफ टाइम, वो सक्सेस होते जाता है, वो अग्रसर रहता है, वो प्रगति की ओर आगे बढ़ते रहता है। और द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और जो पश्चिमी सभ्यता है, जिसकी टेंडेंसी क्या होती है, उसकी जो प्रवृत्ति होती है टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी का मतलब भौतिकता, वो अधिकार देता है किस चीज का, तो मैटेरियलिटी का। और भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ, भारतीय नागरिकता के साथ इसका कोई तुलना नहीं होता है। दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, जो कि बढ़ावा देता है किस चीज को, तो हमारे नैतिक स्वभाव को, जो हमारे मोरल बीइंग को बढ़ावा देता है। यानी पूरे पैराग्राफ में अभी तक हम लोग यही समझे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन दोनों में डिफरेंस क्या है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो मैटरलिटी को बढ़ावा देता है, और जो आपका इंडियन सिविलाइजेशन है वो मोरल बीइंग को बढ़ावा देता है। यानी वो भौतिकता पर ध्यान देता है, भौतिकवाद पर ध्यान देता है, और ये नैतिकता पर ध्यान देता है। आगे चलते हैं हम लोग, अपना फर्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं। 1 लिखा हुआ है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। गांधी जी का ऐसा मानना है कि मैं विश्वास करता हूं कि नागरिकता जो भारतीयों के पास है, जो नागरिकता विकसित हुआ है, इवॉल्व का मतलब होता है डेवलप्ड, जो विकसित हुआ है, नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, वो किसी विश्व के किसी देश के द्वारा पराजित नहीं हो सकता है, मात नहीं खा सकता है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स।
कहता है कि नथिंग, कुछ नहीं, इक्वल मतलब बराबर हो सकता है किसके, तो जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, एंसेस्टर्स का मतलब जो हमारे पूर्वज, फोर फादर जो हैं हमारे, जिन्होंने जो बीज लगा दिया है, जो बीज रोप दिया है, उसका किसी के साथ कोई समानता हो ही नहीं सकता है, कोई इसके बराबर हो ही नहीं सकता है। आगे देखते हैं। रोम वेंट, रोम चला गया। ग्रीस शेयर्ड, चलते हैं नेक्स्ट पेज में, था क्या, ग्रीस शेयर्ड सेम फेट, ग्रीस भी जो है इसी तरह का भाग्य अपना, इसी तरह का कर्म किया। द माइट ऑफ द फारोज वॉज ब्रोकन, कहता है क्या कि रोम भी चला गया, ग्रीस भी ऐसा करने में चला गया, और द माइट ऑफ द फारोज, माइट का मतलब होता है शक्ति, पावर। जैसे हम लोग एक बड़ा फेमस कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो हम लोग उसमें पढ़ते हैं माइट इज राइट, तो माइट का मतलब होता है शक्ति। द माइट ऑफ द फारोज वॉज ब्रोकन, फारोज का मतलब क्या होता है, तो फारोज का मतलब होता है, ये एक्चुअली में एक वर्ड आया है शासक के लिए। कहाँ के शासक के लिए एक वर्ड आया है, तो ये वर्ड आया है शासक जो होते हैं जो मिस्र के जो शासक होते हैं, इनके लिए वर्ड आया फारोज। तो कहता है क्या, द माइट ऑफ द फारोज वॉज ब्रोकन, जो शक्ति थी, जो इजिप्ट के, जो मिस्र के शासक की शक्ति थी, वो भी क्या हो गई थी, टूट गई थी। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, जापान जो है क्या हो रहा था, पूरी तरह से रास्ते पर था, कगार पे था, क्या होने का, तो पश्चिमीकृत होने के कगार पे था। अब चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बाद, चाइना के बारे में आप कुछ कह ही नहीं सकते थे, चाइना के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते हैं, बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत अभी भी क्या है, स्थिर है, भारत अभी भी क्या है, स्थिर है। समहाउ और अदर, किसी ना किसी तरह से आप देखेंगे तो साउंड एट द फाउंडेशन, अभी भी भारत को देखेंगे तो भारत अभी भी क्या किया है, तो अपने धरातल की आवाज को, अपनी नींव को, अपनी बुलंदियों को जीवित रखा है। फिर से एक बार देखते हैं, हमने पढ़ा क्या, रोम वेंट, रोम गायब हो गया है। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, जो ग्रीस है, फेट का मतलब वैसे लिखा हुआ आपकी किताब में डेस्टिनी, जिसका मतलब होता है भाग्य, डेस्टिनी जिसका मतलब होता है भाग्य, लक्ष्य। जो ग्रीस जो है वो भी अपने लक्ष्य को खो दिया है, और जो मिस्र के जो शासक थे वो भी अपनी शक्ति को तोड़ दिए थे, खत्म हो गया था उनका पावर भी। जापान जो है पूरी तरह से अब वेस्टर्नाइज हो गया था, पश्चिमीकृत हो गया था, चाइना के बारे में भी कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन भारत अभी भी किसी तरह देखा जाए तो अभी भी अपनी धरातल की आवाज को, अभी भी अपनी नींव को, अभी भी अपनी बुलंदियों को स्थिर रखा है, कंटिन्यू रखा है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम, कहता है कि जो यूरोप के लोग हैं वो अपने अध्याय को सीखते, जो यूरोप के लोग हैं अपने अध्याय को सीखते हैं किसके द्वारा, तो जो ग्रीस और जो ग्रीस के जो लोग हैं या रोम के लोग हैं उनके द्वारा। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर, जिनका अस्तित्व लंबे समय तक नहीं रहा, क्या करने के लिए, उनकी खूबसूरती लाने के लिए। ग्लोरी का मतलब होता है आकर्षकता, खूबसूरती। फिर से ध्यान दें, कहता है क्या कि द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के जो लोग हैं, लर्न सीखते हैं, देयर लेसन अपने अध्याय को, फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस, जो ग्रीस के लोग या जो रोम के लोग हैं जो लिखते थे उसी के द्वारा ये क्या करते थे, अध्ययन करते थे, सीखते थे। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर, जो जिसका अस्तित्व लंबे समय तक नहीं चला, क्या करने के लिए, तो उनकी विरासत के लिए, उनकी शान शौक के लिए, उनकी खूबसूरती के लिए। आगे देखते हैं, एग्जिस्ट का मतलब होता है यहां पर अस्तित्व। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, इन ट्राइंग टू कहता है कि प्रयास करने में, लर्न फ्रॉम देम उनसे सीखने का प्रयास करने के लिए, द यूरोपियंस इमेजिन दैट, जो यूरोप के लोग हैं, जो यूरोप के पीपल हैं, वो कल्पना करते हैं कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक, कि वे लोग छोड़ देंगे वो गलतियां जो ग्रीस और रोम कर चुका है, जो ग्रीस और रोम जो गलतियां कर चुका है उसे हम छोड़ देंगे। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, और यही उनकी दयनीय स्थिति का कारण है। पिटिएबल का मतलब होता है दयनीय। सेकेंड पैरा में चलते हैं। इन द मिडस्ट बीचों बीच, इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सबों के बीचों बीच, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, मूवेबल का मतलब होता है जिसको हम लोग कहते हैं चलने वाला, घूमने वाला, लेकिन इमूवेबल का मतलब होता है स्थिर। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारत जो है पुनः क्या है, अभी भी स्थिर है।
एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही उसकी खूबसूरती है। आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है हर किसके लिए आया, तो इंडिया के लिए आया है। हर किसके लिए आया है, तो इंडिया के लिए आया है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, यह एक चार्ज का मतलब ऐसे हम लोग आवेश भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ चार्ज का मतलब एक आरोप। इंडिया इज ए चार्ज, सॉरी, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, यह एक आरोप है इंडिया के खिलाफ, भारत के विपक्ष में एक आरोप है, दैट कि हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, कि जो भारत के जो लोग हैं, ऐसे अन की सभी शब्द के आगे लगता है तो निगेटिव बन जाता है, जैसा कि आप पढ़े हुए हैं काइंड के आगे अनकाइंड लग जाता है तो निगेटिव वर्ड हो जाता है। तो अनसिविलाइज, सिविलाइज का मतलब होता है व्यवस्थित, अनसिविलाइज का मतलब अव्यवस्थित। जो भारत के जो लोग हैं अव्यवस्थित है। इग्नोरेंट का मतलब नजरअंदाज करते हैं, मूर्ख हैं। एंड स्टोलिड का मतलब जिद्दी हैं, घमंडी हैं, हट्ठी हैं। जो भारत के जो यहाँ पर इट इज अ चार्ज, एक आरोप लगाया गया है भारत के खिलाफ कि भारत के जो लोग हैं वो अव्यवस्थित हैं, वो मूर्ख हैं और वो काफ़ी ज़्यादा स्टोलिड यानी हट्ठी हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेज, इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है टू इंड्यूस देम, कि उनको समझाया जाए। इंड्यूस का मतलब होता है समझाना। इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है टू इंड्यूस देम, कि उन्हें समझाया जाए, टू एडॉप्ट एनी चेंजेज, कि आप ग्रहण कर लीजिए कोई भी परिवर्तन, किसी बदलाव को आप ग्रहण कर लीजिए, संभव नहीं है। इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, यह वास्तव में एक आरोप है, एक आरोप है किसके खिलाफ, तो हमारी दक्षता के खिलाफ, हमारी निपुणता के खिलाफ। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, ऐसे कह रहा है कि एनविल, एनविल एक अच्छा वर्ड है आपके लिए, एनविल एक अच्छा वर्ड है आपके लिए, आप इसे कर लेंगे। जो वर्ड है आपके पास एनविल लिखा हुआ है ANVIL, व्हाट वी हैव टेस्टेड, जो कि हम लोग टेस्ट करते हैं, परीक्षण करते हैं और पाते हैं सच्चाई किस चीज़ पर, तो एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, एनविल को हिंदी में बोलते हैं हम लोग कसौटी, किसकी कसौटी, तो अनुभव की कसौटी। लेकिन जिसको हम लोग कहते हैं कि जांच करने का एक प्रक्रिया होता है, ऐसे एनविल का एक और मतलब होता है। एनविल का एक और मतलब क्या होता है, तो यह एक औजार में भी आता है, इसको एक औजार का इंग्लिश भी एनविल माना जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं निहाई, जिसको हिंदी में हम लोग निहाई बोलते हैं। होता क्या है, जैसे हम लोग देखते हैं कोबलर देखते होंगे, कोबलर को हिंदी में हम लोग मोची बोलते हैं, जहाँ अपने चप्पल जूते को सिलवाने ले जाते हैं, तो वहाँ एक उनके पास लोहे का एक रहता है, लोहे का रहता है, जिसपे वो रख के हमारे जो चप्पल जूते को सीते हैं या बूट पॉलिश करते हैं, तो वो जो रखा हुआ लोहा वाला जो रहता है, आयरन का जो रहता है, उसको हम लोग एनविल बोलते हैं। शुद्ध हिंदी में हम लोग उसको निहाई बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर एनविल का मतलब कसौटी होगा। वी डेयर नॉट चेंज, हमारे अंदर हिम्मत नहीं होगी किस चीज़ के लिए, तो उसे बदलने के लिए। मेनी ट्रस्ट देयर एडवाइस, बहुत सारे लोग कहता है क्या, मेनी ट्रस्ट देयर, बहुत सारे लोग सुझाव देते हैं भारत को, एंड सी रिमेन्स स्टडी, फिर भी ये क्या है, तो फिर भी ये स्थिर है। भारत को बहुत सारे लोग सुझाव देते हैं, अपना विचार देते हैं कि भाई आप परिवर्तन ला दीजिए, आप भी वेस्टर्न को अपना लीजिए, आप भी वेस्टर्नाइज हो जाइए, लेकिन भारत अभी भी स्थिर है, भारत भी उसको नहीं अपनाया है। दैट दिस इज हर ब्यूटी, और यही उसकी खूबसूरती का कारण है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, ये इट इज आया इंडियन सिविलाइजेशन के लिए, इंडियन सिविलाइजेशन इज द, इट इज आया है यहाँ पर, इट किसके लिए आया, इंडियन सिविलाइजेशन के लिए। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही वास्तव में क्या है, तो सीट एंकर का मतलब होता है सुरक्षा कवच है, किस चीज का, तो हमारे आशा का, हमारे उम्मीद का। यहाँ पर सीट एंकर लिखा हुआ है, सीट एंकर का मतलब हो गया सुरक्षा कवच, सीट एंकर का मतलब हो गया सुरक्षा कवच। तो आज हम लोग 2 ही पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक आप इसको एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार स्टोरी फिर से समझ लीजिए। जहां डाउट हो कमेंट में लिखकर हमसे पूछें, या आप कॉल करके, या आप मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज भेजकर, तीनों में चारों में से किसी